वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एट कैप्टन बत्रा क्लासेस। आई एक्सपेक्ट कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके एयरफोर्स नेवी एयरफोर्स की जो डेट है एग्जामिनेशन की वो आ चुकी है। जल्दी ही आपका एग्ज़ाम होगा। एनडीए का जो एग्जामिनेशन है उसकी डेट आगे जा चुकी है, यानी एनडीए का जो एग्ज़ाम सितंबर में होना था वो एग्जामिनेशन अब आपका नवंबर में होगा। लेकिन एयरफोर्स नेवी की जो डेट है वो जल्दी ही जुलाई में होने वाली है, तो आप लोग उसके हिसाब से अपनी तैयारी को बेहतर करके चलें और मैक्सिमम कम समय में मैक्सिमम पढ़ने का प्रयास करें। और मैं इसके पहले आपको पढ़ा रहा था प्रीपोजिशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था जिसको मैंने आपको फुल फ्लैश में प्रीपोजिशन पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस कराई, तो मैंने इस तरीके से प्रीपोजिशन का चैप्टर आपको कंप्लीट किया। अब इसके बाद मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेने चल रहा हूं, कंजंक्शन का। हालांकि आपके एग्जामिनेशन में आने वाला आपके सिलेबस में जितनी चीज़ें निर्धारित हैं वो सारी इंपॉर्टेंट ही हैं। अब ये हमारे पर ये डिपेंड करता है कि हम आपको किस तरह से उसमें से ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे आपका एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आ सके। ठीक है, तो वी डू आवर बेस्ट कि आपके एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पढ़ाने से फंस सके। और इसके अलावा आपको जो हम प्रैक्टिस कराते हैं डायरेक्ट उसमें से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। तो अब आज मैं आगे आपको कंजंक्शन का चैप्टर लेने चल रहा हूं। कंजंक्शन में आज मैं आपको लेक्चर 1 पढ़ाऊंगा और फिर ध्यान रखिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैं आपसे कंजंक्शन में डिस्कस करने चल रहा हूं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। कंजंक्शन, जैसा आप जानते हैं कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, कंजंक्शन को अगर मैं डिफाइन करूं तो कंजंक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग कंजंक्शन की डेफिनेशन जानेंगे। तो कंजंक्शन की डेफिनेशन जानने के लिए आप आइए यहां पर देखिए। कंजंक्शन जो होता है आप अगर देखो तो इसमें दो वर्ड हैं। एक वर्ड है जंक्शन और उसके पहले CON, ये एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, उसके पहले ये CON लगा हुआ है। तो यानी कंजंक्शन को आप जंक्शन के माध्यम से समझ सकते हैं। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है जोड़, यानी जहां पर कई सारी चीजें आ करके मिलती हैं, जुड़ती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन। तो इस तरह से जो कंजंक्शन होता है कहीं ना कहीं वो क्या काम करता है? जोड़ने का काम करता है, ये सेंस निकलता है। तो ध्यान रखेंगे कंजंक्शन हम किसे कहते हैं। मैं डेफिनेशन बोलने जा रहा हूं। कंजंक्शन इज अ वर्ड, ध्यान दीजिएगा, कंजंक्शन इज अ वर्ड। जैसा मैं आपसे हमेशा बात करता हूं कि नाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, क्योंकि जो कंजंक्शन है ये है क्या? कंजंक्शन जो है ये एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हुआ? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हुआ वर्ड्स, यानी कंजंक्शन इज अ वर्ड। कंजंक्शन हम ऐसे वर्ड को कहते हैं जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन हम ऐसे वर्ड को कहते हैं जो या तो दो वर्ड्स को कंबाइन करता होगा या दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने का काम करता होगा, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम और आर रीडिंग, राम एंड श्याम आर रीडिंग। अब इस सेंटेंस में आप देखिए राम एक वर्ड है और श्याम एक वर्ड है, और इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन करने का, कंबाइन करने का काम कौन कर रहा है? कंबाइन करने का काम कर रहा है एंड। इस तरह से एंड ने यहां पर क्या किया? एंड ने यहां पर दो वर्ड्स को ज्वाइन किया, दो वर्ड्स को कंबाइन किया। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसलिए इसको हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसा डेफिनेशन आपने सुनी कि कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन हम ऐसे वर्ड को कहते हैं जो या तो दो वर्ड्स को ज्वाइन करेगा, जो आपके सामने एग्जांपल है, या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेगा।
अब सेंटेंसेस में आप देखो, जैसे अगर मैं ये कहूं कि ही इज रीडिंग बट हिज फ्रेंड इज स्लीपिंग। अब आप देखो, इसमें हमने जो ज्वाइन किया है वो किसके द्वारा ज्वाइन किया है? बट के द्वारा। और बट यहाँ पर क्या काम कर रहा है? ही इज रीडिंग और हिज फ्रेंड इज स्लीपिंग। इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम, कंबाइन करने का काम कौन करता है? बट करता है। तो बट यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया एक कंजंक्शन। इस तरह से कंजंक्शन का काम क्या है? कंजंक्शन हम ऐसे वर्ड को कहते हैं, कंजंक्शन हम ऐसे शब्द को कहते हैं जो या तो दो वर्ड्स को ज्वाइन करता होगा या दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करता होगा, उसे हम कंजंक्शन कहते हैं। और एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा कि राम एंड श्याम को ज्वाइन करने का काम एंड करता है, तो एंड कंजंक्शन हो गया। ही इज रीडिंग और हिज फ्रेंड इज स्लीपिंग, इन दोनों क्लॉजेस को, इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम कौन करता है? बट करता है। इसलिए बट क्या हो गया? बट यहां पर आपका कंजंक्शन हो गया। इस तरह से ये आपके कंजंक्शन की डेफिनेशन हो गई कि कंजंक्शन हम किसे कहते हैं। चलिए अब आगे हम लोग रूल्स में आते हैं कि कंजंक्शन के कौन कौन से रूल्स हैं जिन पर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्कैर्सली एंड हार्डली, पॉसिबली आपने ये दोनों ही वर्ड सुने होंगे। हालांकि जो स्कैर्सली और हार्डली हैं ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं और ये एडवर्ब का भी काम करते हैं। नॉन कमीशन के एग्जामिनेशन में कई बार वर्ड पहचानने के क्वेश्चन आते हैं। वर्ड पहचानने में क्या है कि आपको उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना होता है। जैसे हार्डली है और स्कैर्सली है। अब हार्डली और स्कैर्सली ये कंजंक्शंस भी हैं और ये एडवर्ब भी हैं। तो जिस सेंटेंस में यूज हुआ होगा और अंडरलाइन हुआ होगा, उस सेंटेंस में इसके यूज के आधार पर आपको ये बताना होता है कि हार्डली कंजंक्शन है या हार्डली एडवर्ब है। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि हार्डली और स्कैर्सली ये दोनों यहां पर कंजंक्शन का काम करते हैं। और हार्डली और स्कैर्सली दोनों की मीनिंग क्या होती है? हार्डली और स्कैर्सली दोनों ही का अर्थ होता है मुश्किल से। तो अब रूल सुनिए, हार्डली एंड स्कैर्सली शुड बी फॉलोड बाय व्हेन, यानी जब हम हार्डली और स्कैर्सली का यूज करेंगे तो हार्डली और स्कैर्सली के साथ हम क्या करेंगे? हमेशा व्हेन का यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, हार्डली और स्कैर्सली के साथ हमेशा हम व्हेन का यूज करते हैं, कभी भी उसके साथ हम देन का यूज नहीं करते या कभी भी उसके साथ हम देन का यूज नहीं करते। और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बना रहा होता है वो उसकी इमेजिनेशन में कुछ और भी जोड़ सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि हार्डली और स्कैर्सली का जब आप यूज करेंगे तो हार्डली और स्कैर्सली के साथ आप हमेशा व्हेन का यूज करेंगे। कभी भी आप इसके साथ देन नहीं लेंगे और कभी भी आप इसके साथ देन नहीं लेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन देन और देन में आते हैं। कभी वो देन लेते हैं और कभी देन लेते हैं। मैंने आपको बताया कि देन और देन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? व्हेन होगा। चलिए देखिए, अब इसका एग्जाम्पल ये है कि हार्डली हैड आई स्टार्टेड फॉर द इंस्टीट्यूट, यानी मुश्किल से मैं इंस्टीट्यूट के लिए निकला ही था। हार्डली की स्कैर्सली की मीनिंग देखिए, स्कैर्सली हैड आई स्टार्टेड फॉर द इंस्टीट्यूट, मुश्किल से मैं इंस्टीट्यूट के लिए निकला ही था कि बारिश होने लगी। when the rain started, अब लिखा है कि when the rain started, है ना। यानी यहां पर हार्डली और स्कैर्सली के साथ हमने आपको क्या समझाया कि हार्डली और स्कैर्सली के साथ आप हमेशा when लेंगे। लेकिन अगर यही सवाल एग्जामिनेशन का होगा तो स्कैर्सली हैड आई स्टार्टेड फॉर द इंस्टीट्यूट, यहां पर आ जाएगा देन द रेन बिगिन, या आप ले लीजिए
देन द रेन बिगिन, तो चाहे एग्जामिनेशन में देन यूज हुआ होगा और चाहे देन यूज हुआ होगा, दोनों कंडीशन में आपको याद रखना है कि यहां पर हम किसका यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। हार्डली और स्कैर्सली के साथ कभी भी हम देन और देन का यूज नहीं करेंगे, हमेशा व्हेन लेंगे। ठीक है, ओके। अब एक और बात समझिए, जब भी हम हार्डली और स्कैर्सली का यूज करेंगे तो इनके साथ हमेशा हम हैड का यूज करेंगे। जैसे आप देखो, स्कैर्सली हैड आई स्टार्टेड, और दूसरे एग्जाम्पल में भी आप देखिए, हार्डली हैड ही अराइव्ड। तो जब हार्डली का यूज किया तो भी हमने हैड का यूज किया, और जब स्कैर्सली का यूज किया तो भी हमने हैड का यूज किया। यानी हार्डली और स्कैर्सली के साथ हमेशा हम व्हेन का यूज तो करते हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा हम हैड का भी यूज करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, हार्डली हैड ही अराइव्ड, मुश्किल से वो पहुंचा ही था कि ही हैड टू लीव अगेन, उसको फिर से वापस जाना पड़ा। अब आप देखो यहां पर क्या आया हुआ है, व्हेन ही हैड टू लीव अगेन। एक बार मैंने यहां पर एरर बना दी थी आपके समझने के लिए, दोबारा मैंने सीधा जो रूल में प्रोविजन है वो लिखा यहां पर कि हार्डली हैड ही अराइव्ड व्हेन ही हैड टू लीव अगेन। यानी हार्डली के साथ किसका यूज किया, हार्डली के साथ हमने व्हेन का यूज किया, देन और देन का यूज नहीं किया। तो ये रूल आपको क्लियर है कि जब हम हार्डली का यूज करेंगे और स्कैर्सली का यूज करेंगे तो हार्डली एंड स्कैर्सली आर ऑलवेज फॉलोड बाई व्हेन। One more thing, they are used with had after scarcely and hardly you will have to use had. One more thing that कि आप कभी भी इसके साथ then और then का यूज नहीं करेंगे, हमेशा किसका यूज करेंगे, when का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला ये रूल है। अब आप इसको पढ़िए कि नो सूनर इज फॉलोड बाई देन, यानी जब हम नो सूनर का यूज करते हैं तो इसके साथ हमेशा हम देन का यूज करते हैं। जैसा आपने हार्डली और स्कैर्सली के साथ पढ़ा कि जब हम हार्डली और स्कैर्सली का यूज करते हैं तो हार्डली एंड स्कैर्सली आर ऑलवेज फॉलोड बाई व्हेन, ठीक वैसे ही जब हम नो सूनर का यूज करते हैं तो नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाई देन। नो सूनर के साथ हमेशा हम किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। क्लियर? एंड नॉट बाई व्हेन, जो पहले वाले रूल में था कि इसके बाद व्हेन नहीं आएगा, देन नहीं आएगा, बल्कि हम नो सूनर के साथ देन का यूज करेंगे। एकदम सीधी सी बात है। चलिए अब इसको हम लोग देखते हैं। जैसे लिखा है, नो सूनर हैड आई लेफ्ट देन द ट्रेन स्टार्टेड। देखिए जैसे ही मैं वहां से निकला कि ट्रेन जो है वो चल पड़ी। नो सूनर हैड आई लेफ्ट, जैसे आप रेलवे स्टेशन में थे और जैसे ही आप वहां से निकले तो ट्रेन अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ गई। तो नो सूनर हैड आई लेफ्ट यानी जैसे ही मैं निकला कि, अब इसको हम की के सेंस में लेते हैं, देन द ट्रेन स्टार्टेड। यानी हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा रूल क्या था, रूल ये था कि जब नो सूनर का यूज करेंगे तो नो सूनर के साथ क्या करेंगे, हमेशा हम देन का यूज करेंगे। अब एग्जामिनेशन में जो सवाल आता है कि व्हेन आएगा तो आप याद रखेंगे, व्हेन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हमेशा इसके साथ देन होगा। नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन, नंबर 1। अब आप देखो इसमें एग्जामिनेशन में इसके अलावा भी कई क्वेश्चन आते हैं। जो नो सूनर है इसके अलावा भी सवाल आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं इसमें और कहां कहां पर क्वेश्चन आता है। तो इसको हम लोग पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए बी सी और डी। आप जानते हैं जो स्पॉटिंग एरर के सवाल हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर यू हैव टू टेल विच पार्ट रिक्वायर्स करेक्शन, पार्ट ए बी और सी। अगर आपको लगता है कि ए में कोई गलती है तो ए आंसर है, बी में कोई गलती है तो बी आंसर है, और सी में कोई गलती है तो सी आंसर है, और अगर कहीं गलती नहीं है तो आपका आंसर डी होगा। तो चलिए देखिए
एक तो हम लोगों ने बात किया, क्या बात किया कि नो सूनर के साथ हमेशा देन आएगा। अगर यही नो सूनर की जगह पर देन की जगह पर व्हेन लिखा होता, देन की जगह पर व्हेन होता, तो आप ये मानते कि पार्ट सी में करेक्शन रिक्वायर्ड, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। देखिए, और एग्जामिनेशन में क्या होता है, जहां पर ये लेफ्ट लिखा है यहां पर वो लिख देते हैं लीव। नो सूनर हैड आई लीव। अब आप ये ध्यान रखेंगे कि जब इधर हमने हैड का यूज कर लिया, तो जैसे ही हमने हैड का यूज किया, अब यहां पर हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जब यहां हैड होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। नो सुनर हैड आई लेफ्ट होगा, ना कि नो सुनर हैड आई लीव होगा। ठीक है, ओके। अब आप जानते हो जब हम नो सुनर का यूज करते हैं तो इसके साथ हम हैड लेते हैं, नीचे आप देख सकते हैं। इसके साथ हम डिड लेते हैं, डू लेते हैं, डज लेते हैं, हैज लेते हैं, हैव लेते हैं, वॉज लेते हैं, वर लेते हैं, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। हालांकि ज्यादातर केसेस में हैड और डिड ही आता है, इसीलिए मैंने भी हैड और डिड का एग्जाम्पल ही आपके सामने रखा है। तो नो सुनर हैड आई लीव अगर आ जाए तो ये आप ध्यान रखेंगे ये गलत है। नो सुनर हैड के साथ आप लीव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। कई बार कैंडिडेट्स ये सिर्फ देखते हैं कि यहां पर नो सुनर लिखा है और यहां देन लिखा है, तो चलो सही तो है, लेकिन अब ये भी याद रखोगे इधर अगर हैड लिखा है और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो दिस इज रॉन्ग। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी ही है तो हमें क्या लिखना होगा, तब हमको यहां पर डिड लेना होगा। जैसे दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, नो सूनर डिड ही अराइव। अब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि नो सूनर डिड ही अराइव्ड, क्योंकि जब आप डिड यूज करेंगे तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। दोनों जगह पर अपोजिट है। जैसे अगर हैड होगा तो हैड के साथ क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, और अगर यहां पर डिड होगा तो डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। और एग्जामिनेशन में आप दोनों चीजों से ही सावधान रहेंगे। जैसे इसमें भी आप देखो ए बी सी और डी। अब अगर ये सवाल आ जाए कि नो सूनर डिड ही अराइव्ड, तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि डिड जो है वो पास्ट एंड डेफिनेट में आता है, और जब हम डिड का यूज करते हैं तो डिड के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये नो सूनर डिड ही अराइव होगा, ना कि अराइव्ड होगा। और अगर हैड होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिड होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कई बार क्या होता है कि जब यहां पर हम हैड भी ले सकते हैं और यहां पर डिड भी ले सकते हैं, तो कई बार जैसे मान लो क्वेश्चन, अब इसमें ज़्यादा लिख गया है तो मैं थोड़ा इसको हटा देता हूं। कई बार होता क्या है कि जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें कैंडिडेट्स अपना दिमाग जो है वो ज़्यादा लगा देते हैं। तो जब ज़्यादा आप अपना दिमाग लगा देते हो तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है और जैसा करेक्शन आपको उसमें करना है वही करेक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको ये दे दूं, जैसे यहां पर लिखा है कि नो सूनर डिड पार्ट ए, पार्ट बी अराइव, पार्ट सी और पार्ट डी। अब अगर कोई यहां पर ये दिमाग लगा दे, जैसे मान लीजिए मैं एग्जामिनेशन में इसमें सवाल बना दूं अराइव्ड, मैंने यहां पर लिख दिया नो सूनर डिड ही अराइव्ड, ये क्वेश्चन मैंने बना दिया। अब अगर आप इसमें ये दिमाग लगा दें कि यहां जो डिड लिखा हुआ है उसमें हम यहां कर देंगे हैड, नो सूनर हैड, तो जैसे ही आप यहां पर हैड कर देंगे वैसे अगर यहां पर अराइव्ड लिखा है तो ये सही हो गया। यानी यहां अगर हैड आपने लिख दिया तो यहां अराइव्ड हो जाएगा। जैसे यहां देखिए, जब यहां पर हैड लिखा है तो यहां पर ये लेफ्ट लिखा हुआ है। कुल मिलाकर के हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और अगर यहां पर एग्जामिनेशन में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है कब, जब यहां डिड लिखा हुआ है तब, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप इसको हैड से रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब डिड भी हो सकता है और हैड भी हो सकता है
तो आपने कैसे रिप्लेस कर दिया। इसलिए एग्जामिनेशन में इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे, किस बात का, कि करेक्शन कभी भी यहां पर नहीं होगा। अगर यहां पर हैड होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, है ना, और यहां पर डिड होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। अगर हैड लिख करके और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो दिस इज रॉन्ग, और अगर डिड लिख करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। दोनों स्थितियों में आपको ध्यान रखना है कि इसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब का सिलेक्शन करना है, ना कि वर्ब के अकॉर्डिंग आपको हैड और डिड में ही चेंज कर देना। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो मैंने आपको नो सूनर बताया और नो सूनर में तीनों पार्ट में करेक्शन आपको करने के लिए समझाया कि नो सूनर के साथ सबसे मोटी गलती है देन होगा। नो सूनर के अकॉर्डिंग यहां पर मतलब इस इधर हैड होगा, डिड होगा, डू होगा, डज होगा, और जो भी ऑक्सिलरी वर्ब आई होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहां पर वर्ब की फॉर्म का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट जो है रूल लेते हैं। अगला रूल हमारा क्या है, अगला रूल ये है कि सेल्डम और नेवर। देखिए इसमें तीन बातें हैं, मतलब इसमें 3 पॉइंट्स आपको समझने। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है सेल्डम और नेवर, दूसरा पॉइंट है सेल्डम इफ एवर, और तीसरा पॉइंट है सेल्डम और एवर। ठीक है, इसमें तीन चीजें हैं। और लिखा क्या है रूल में, लिखा यह है कि सेल्डम और नेवर एंड सेल्डम इफ एवर बोथ आर करेक्ट। यानी सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर ये दोनों ग्रामेटिकली सही हैं, लेकिन जो सेल्डम और एवर है ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, यानी सेल्डम और एवर नहीं होता, दिस इज रॉन्ग। सेल्डम और नेवर होता है और सेल्डम इफ एवर होता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले इन दोनों की मीनिंग बता देता हूं। देखिए सेल्डम और नेवर का मतलब होता है कभी या शायद कभी नहीं, ये तो होती है सेल्डम और नेवर की मीनिंग। और सेल्डम इफ एवर का अर्थ होता है ऑलवेज, यानी इसकी मीनिंग होती है हमेशा। तो आप पहले इसका यूज तो जानेंगे ही, इसके साथ साथ आप इसकी हिंदी भी जानेंगे, तभी तो आप इसका यूज कर पाएंगे। जैसे सेल्डम और नेवर का मतलब है कभी या शायद कभी नहीं, है ना। कुल मिलाकर के इसका यूज हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। सेल्डम और नेवर का मतलब क्या हुआ, कभी या शायद कभी नहीं। और जब हमें नेगेटिव सेंस में यूज करना हो, किसी सेंटेंस में नेगेटिव मीनिंग देनी होगी, तो हम क्या करेंगे, सेल्डम और नेवर लेंगे। और जब हमें पॉजिटिव सेंस में बात करना होगा, सेल्डम इफ एवर का प्रयोग उस समय हम करेंगे, और इसकी मीनिंग होती ऑलवेज या हमेशा। तो अब आप देखो ये दोनों ग्रामर में होते हैं, मैं आपको बिल्कुल साफ बात बता रहा हूं कि ग्रामर में ये दोनों ही चीजें होती हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में ये दोनों ही टर्म्स, दोनों ही वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये जो लिखा है सेल्डम और नेवर, ये इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेल्डम और एवर जैसी कोई चीज होती ही नहीं। फिर क्वेश्चन ये उठता कि फिर ये आया कैसे। अब मैं आपको बताता हूं कि आया कैसे। देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, या सारी भाषाओं में, हिंदी में भी, सारी लैंग्वेजेस में भी। तो मैं यहां इंग्लिश का डिस्कशन कर रहा हूं। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनको लोगों ने क्या किया है, अपने मन से गढ़ लिया है। जैसे मैं आपको एक वर्ड बताता हूं, शायद कभी लोग जानते होंगे, एक वर्ड होता है प्रोनंसिएट। क्या होता है, प्रोनंसिएट। और प्रोनंसिएट की मीनिंग क्या होती है, इसका हिंदी में अर्थ होता है उच्चारण करना। ठीक है, जैसे अगर आप किसी वर्ड का उच्चारण नहीं कर सकते तो आप कैसे बोलते हैं, आई कैन नॉट प्रोनंसिएट दिस वर्ड, यानी मैं इस वर्ड का उच्चारण नहीं कर सकता, मैं इसका प्रोनंसिएशन नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताता हूं कि जो प्रोनंसिएट वर्ड है ये पूरी तरह से गलत है।
प्रोनंसिएट जैसा कोई वर्ड इंग्लिश की डिक्शनरी में होता ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि इसको तो लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं। जब भी कोई आदमी को ये कहना होता है कि मैं इस शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता हूं, तो वो ऐसे ही बोलता है कि आई कैन नॉट प्रोनंसिएट दिस वर्ड, है ना। तो ये आया कहाँ से, कैसे लोग इसको यूज करने लगे। तो प्रोनंसिएट जो वर्ड है, आपको पता है कि एक वर्ड होता है प्रोनंसिएशन, और प्रोनंसिएशन ये नाउन है और इसकी मीनिंग होती है उच्चारण। तो प्रोनंसिएशन जो कि बहुत ही प्रेवलेंट, बहुत ही फेमस, ज़्यादा यूज होने वाला वर्ड है, तो लोगों ने प्रोनंसिएशन की तर्ज पर एक वर्ड बना लिया प्रोनंसिएट, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनंसिएट जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप सोचो, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये जानते होंगे कि जो हम प्रोनंसिएट वर्ड बोल रहे हैं ये इंग्लिश में होता ही नहीं। अगर आपको ये कहना हो कि मैं इस वर्ड का उच्चारण नहीं कर सकता हूं, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि आई कैन नॉट प्रोनाउंस दिस वर्ड। मैं इस वर्ड का उच्चारण नहीं कर सकता हूं, तो आई कैन नॉट प्रोनाउंस दिस वर्ड। ये कहना बिल्कुल गलत है कि आई कैन नॉट प्रोनंसिएट दिस वर्ड। हाँ, आपकी मर्जी, आप चाहे तो ये कह सकते हैं कि आई कैन नॉट एनंसिएट दिस वर्ड, यानी एनंसिएट और प्रोनाउंस ये तो होते हैं, लेकिन प्रोनंसिएट नहीं होता। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि सेल्डम और एवर आया कहाँ से। तो लोगों की आदत है कि वो एक वर्ड से मिलता जुलता दूसरा वर्ड बना लेते हैं, अपने मन से वर्ड गढ़ लेते हैं और वो भाषा में प्रयोग में आने लगता है, लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत होता है। समझदार लोग जानते हैं कि वो शब्द इंग्लिश की डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैं आपको बता रहा था कि सेल्डम और एवर होता ही नहीं। लोगों ने क्या किया, सेल्डम और नेवर की तर्ज पर बना लिया सेल्डम और एवर। क्लियर। चलिए अब हम लोग अपने ग्रामर के रूल में आते हैं। तो ग्रामर का रूल मैंने आपको ये बताया कि सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर बोथ आर करेक्ट, ये दोनों सही है। सेल्डम और नेवर होता है और सेल्डम इफ एवर होता है। दोनों की मीनिंग क्या आपने देखी, कभी या शायद कभी नहीं, और सेल्डम इफ एवर का मतलब है ऑलवेज। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि जहां पर जिसकी जरूरत होगी उसे आप यूज करेंगे। एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर कभी एग्जामिनेशन में सेल्डम और एवर आएगा तो इसमें कुछ नहीं सोचना है आपको, ये गलत माना जाएगा 100%। जैसे लास्ट का एग्जाम्पल आप देखिए, ही इज अ सिंसियर स्टूडेंट, ही सेल्डम और एवर absents, he seldom or ever absents himself from the class। अब आप देखो, he is a sincere student, वो एक सिंसियर विद्यार्थी है ना, और वह कभी या शायद कभी नहीं अपने आप को क्लास से अब्सेंट करता है। वह कभी या शायद कभी नहीं अपने को क्लास से अब्सेंट करता है। यानी हमें क्या लिखना था, हमें लिखना था सेल्डम और नेवर, लेकिन हमने यहां लिख क्या दिया है, या हमने लिख दिया है सेल्डम और एवर, जो कि गलत है। तो सेल्डम और एवर की के केस में तो आपको सोचना ही नहीं है कि यहां पर क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर मामला कोई आपसे ये पूछे कि भाई अगर सेल्डम और एवर नहीं आएगा तो फिर आएगा क्या, तो याद रखिएगा वहां पर आपको मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको समझना होगा। जैसे इस सेंटेंस को पढ़ करके आपको लगता है कि वह एक सिंसियर विद्यार्थी है ना। तो अगर कोई विद्यार्थी सिंसियर है तो सिंसियर का मतलब क्या है कि वो क्लास में पंक्चुअल होगा, अपनी पढ़ाई में मन लगाता होगा, उसके रिजल्ट्स अच्छे आते होंगे। तो आगे देखिए क्या लिखा, absents himself फ्रॉम द क्लास, यानी यहां पर आपको क्या कहना चाहिए कि ही सेल्डम और नेवर, वो एक सिंसियर विद्यार्थी है, इसलिए वो कभी या शायद कभी नहीं क्लास में अब्सेंट होता। यानी यहां आपको लेना क्या होगा, सेल्डम और नेवर का यूज करना होगा। सेल्डम और एवर जो लिखा ये गलत है। क्लियर। चलिए मैं सेल्डम और नेवर के कुछ और एग्जांपल आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए, ही सेल्डम और नेवर गोज टू वॉच मूवी इन अ थिएटर, है ना। यानी वो कभी या कभी नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं वो रेयर केस में
थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, उनके पास समय नहीं है या उनको इंटरेस्ट ही नहीं है मूवी देखने में, तो ही सेल्डम और नेवर गोज टू वॉच मूवी, ये वो कभी या कभी नहीं मूवी देखने जाता है। अब अगर कोई ये कहे कि हम यहाँ पर सेल्डम इफ एवर का भी यूज कर सकते हैं, तो ही सेल्डम इफ एवर गोज टू वॉच मूवीज इन अ थिएटर, तो इसका भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी वो हमेशा मूवी थिएटर में मूवी देखने जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहां आप सेल्डम इफ एवर का भी यूज कर सकते हैं और सेल्डम और नेवर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशंस होंगी, यानी सेंटेंस में ऐसा मीनिंग निकालना होगा जिस मीनिंग में आप या तो सेल्डम इफ एवर का यूज कर पाएंगे या सेल्डम और नेवर का यूज कर पाएंगे। जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, दे सेल्डम इफ एवर हेल्प द पुअर। सेल्डम इफ एवर का अर्थ क्या होता है? सेल्डम इफ एवर का अर्थ होता है ऑलवेज, यानी वो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। अब आप ये भी कह सकते हो कि वो कभी या शायद कभी नहीं गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन जनरली हम बोलते यही हैं। जब भी हमें फॉर्मली कोई सेंटेंस बोलना होता तो फॉर्मल सेंटेंस बोलने में हम ऐसे ही बोलते हैं कि वो हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। लेकिन अगर ग्रामर के हिसाब से, और ऐसा नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी भी गरीबों की मदद नहीं करते, तो ऐसे लोगों भी हैं, तो मतलब हम इस सेंटेंस का भी इसमें ये भी यूज कर सकते हैं कि दे सेल्डम और नेवर हेल्प द पुअर, ठीक है। लेकिन कहीं पर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि नाउ अडेज ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन, नाउ अडेज हिज एग्जामिनेशन इज अप्रोचिंग, यानी आजकल उसका एग्जाम नजदीक है। देयरफॉर ही सेल्डम और नेवर गोज टू वॉच मूवी इन अ थिएटर, इसलिए वो कभी या शायद कभी नहीं मूवी देखने जाता है। अब अगर एग्जाम किसी का नजदीक है तो इससे यही अर्थ निकाला जाएगा कि वो पढ़ाई में अपना ध्यान देता होगा और इस समय मूवी देखने नहीं जाता होगा। तो यहाँ पर यही सेंस निकलेगा कि हम सेल्डम और नेवर का यूज करेंगे। ऐसा तो ये तो कंट्राडिक्टरी बात हो गई, ये तो कंट्राडिक्टरी बात हो गई कि हम ऐसा कहें कि उसका एग्जाम नज़दीक है लेकिन वो हमेशा मूवी देखता रहता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम सेल्डम और नेवर और सेल्डम इफ एवर का इस तरह से यूज करेंगे, और सेल्डम और एवर जो है दिस इज टोटली रॉन्ग। तो आप इनको लेकर के एग्जामिनेशन में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। हालांकि एग्जामिनेशन में ये एडवर्ब का भी काम करते हैं और ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं, तो दोनों पर आप ध्यान देंगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये कंजंक्शन के 3 रूल्स बताए। आई एक्सपेक्ट कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर जो बात नहीं समझ में आई होगी आप उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, और इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंजंक्शन के रूल 4 को स्टार्ट करूंगा। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ and be cautious and focus on your studies. Thank you so much.